फ्रेंड्स, आज हमारे लेसन का ये थर्ड पार्ट है। इसके अंदर देख लेते हैं भाई, हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो भी हमारे पास मेटल्स होंगे वो अदर सॉल्यूशन में अदर जो हमारे पास मेटल के साल्ट्स होंगे उनका जो सॉल्यूशन होगा साल्ट्स का उसके साथ किस टाइप से रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, देख लेते हैं। रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन ए सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। इन्होंने ये बोला गया है जो भी हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, वो लो रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से रिप्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल ले, मान लिया मेरे पास जिंक है भाई, मेरे पास जिंक है और यहाँ पर हमारे पास साल्ट है FeSO4 का। ठीक है, तो क्या होगा, ये ZnSO4 बना लेगा और Fe बाहर चला जाएगा यहाँ से। कहने का मतलब यहाँ पर एक टाइम के लिए मान लेते हैं जिंक है वो मोर रिएक्टिव मेटल है और जो Fe है हमारे पास वो लेस रिएक्टिव मेटल है। तो क्या क्या जिंक ने उसके साल्ट के अंदर से Fe को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इसी टाइप से इसके अंदर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट के अंदर से, ये साल्ट ही तो है भाई, है ना, ये साल्ट ही तो है, उसके साल्ट से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है भाई आगे। देखो भाई, हमारे पास ये क्या था भाई, देखो ये मेटल कोई भी हमारे पास ए है और ये हमारे पास साल्ट ले रखा है किसी भी मेटल बी का। तो क्या बनाएगा, ये साल्ट बना लेगा ए मेटल का और मेटल बी बाहर निकल जाएगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल जैसे जिंक है और मेरे पास किसका सोल्यूशन है भाई, कॉपर सल्फेट का साल्ट, यानी कॉपर के साल्ट का सोल्यूशन है। जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक इसकी जगह पे आ जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ZnSO4 और कॉपर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब जिंक हाईली रिएक्टिव मेटल थी, इसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। तो यहीं पे वो बात बता रहा है यहीं पे। ठीक है, अब हमें ये कैसे पता चले कि कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सी कम है। तो इसके लिए हमको एक सीरीज याद करनी होती है। तो उस सीरीज का नाम है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, द रिएक्टिविटी सीरीज। देखो भाई, इस सीरीज के अंदर जो सबसे ऊपर मेटल है ना वो हाईली रिएक्टिव है और जो सबसे नीचे प्रेजेंट है ना वो सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, और जो मिडल में है वो स्लाइटली रिएक्टिव है भाई। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ये सबसे मोर रिएक्टिव है। जैसे हमारे पास पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है, ये सारे हाईली रिएक्टिव मेटल है। और जो नीचे प्रेजेंट है जैसे हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, मरकरी हो गया और कॉपर हो गया, ये कम रिएक्टिव है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको कोई भी एग्जांपल दूं, जैसे वही एग्जांपल लेते हैं। मान लिया मेरे पास जिंक था और किसका सोल्यूशन था भाई, FeSO4 का सोल्यूशन था। ठीक है, तो इनके अंदर जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर जिंक इसकी जगह पर आ जाएगा। तो ये क्या जाएगा, ZnSO4 और Fe बाहर निकल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिंक हाईली रिएक्टिव था, इसने इसने आयरन के साल्ट के अंदर से आयरन को रिप्लेस कर दिया भाई। ठीक है, और जो हमारे पास ऊपर मेटल प्रेजेंट है ये कोल्ड वाटर के साथ भी हाईली रिएक्टिव होते हैं, यानी वाटर के कांटेक्ट में आते ही बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं और एक अच्छे से हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ रिएक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नीचे है वो केवल और केवल हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है। और ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये हम तब करेंगे जब हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। जो मेटल है और नॉन मेटल है वो किस टाइप से रिएक्ट करते हैं देख लेते हैं। इन द अबव एक्टिविटीज यू saw द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ए नंबर ऑफ रिएजेंट। हमने ऊपर देखा कि हमारे पास जो मेटल है बहुत सारे रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन कर रही थी। व्हाट डू यू मेटल रिएक्ट विद दिस मैनर, लेट अस रिकॉल व्हाट यू लर्नड अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लास एलिमेंट नंबर क्लास 9। वी लर्नड द नोबल गैसेस, वी हैव ए completely filled valence shell, so little chemical activity। अब ये जो कौन सी मेटल कितनी हाईली ज्यादा रिएक्टिव है ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा कि मेटल की जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। और ये सभी अपने नोबल गैस, जो हमारे पास नोबल गैस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहती है। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है भाई। फॉर एग्जांपल हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास नोबल गैस, यानी कि हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 18 होता है, उसको हम नोबल गैस कहते हैं। ठीक है, देखो भाई आप देख पा रहे हैं इस टेबल के अंदर
देखो भाई, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हमारे पास सोडियम है, सोडियम 11 नंबर पे आता है, सोडियम 11 नंबर पे आता है भाई। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, पहली सेल के अंदर हमारे पास 2 होंगे, दूसरी सेल के अंदर हमारे पास 8 होंगे और लास्ट सेल के अंदर हमारे पास 1 होगा। लेकिन इसने क्या है भाई, हमें ऑक्टेट रूल के अंदर पढ़ा था हमने कि वैलेंस सेल के अंदर जो सबसे बाहरी सेल होती है उसको वैलेंस सेल बोलते हैं, यानी वैलेंस सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर एक बात बताओ, अगर ये इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे तो वैलेंस सेल ये बन जाएगी। अब वैलेंस सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये स्टेबल हो जाएगा। वैसे ही क्लोरीन है भाई, क्लोरीन 17 के नंबर पे आता है, इसके अंदर पहले नंबर पे 2, फिर हमारे पास 8, फिर 7। यहाँ पर देखो अगर ये कहीं से बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर ले ले तो यहाँ पर 8 हो जाएंगे इसके वैलेंस सेल के अंदर। तो इस टाइप से सोडियम क्या करता है भाई, सोडियम इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को इस क्लोरीन क्लोरीन के पास ट्रांसफर कर देता है इससे। या क्या हो रहा है भाई, बताओ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है इनके अंदर, आयोनिक बॉन्ड बनता है, मैंने बताया भी है भी पहले भी, आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो NaCl हमारे पास क्या है भाई, जो NaCl होता है वो एक आयोनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, ये था फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। वैसे ही हमारे पास मैग्नीशियम है भाई। देखो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है बताओ, 12 नंबर पे आता है। पहले में 2, फिर 8 और बाद में 2 हो गया ना। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, अगर यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं पे बाहर लॉस कर दे तो इसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये हाईली स्टेबल हो जाएगा। तो ये 2 क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है, 2 एटम ऑफ क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है और ये क्या बना लेता है भाई, MgCl2, MgCl2 बना लेता है। ठीक है, ये भाई। अब देखो भाई नेक्स्ट क्या है भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, फिजिकल नेचर। जो आयनिक कंपाउंड है वो दिखने में कैसे होते हैं ये बता रखा है भाई इसने। ठीक है, जो हमारे पास आयन फिजिकल नेचर है, सेकंड हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, और नेक्स्ट हमारे पास है सोल्युबिलिटी, और नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या भाई, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास थे, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है भाई, ये आपको याद रखनी है। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर देखो, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड समवट बी हार्ड बिकॉज, जो हमारे आयोनिक कंपाउंड होते हैं, जो हमारे आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो जनरली सॉलिड फॉर्म में के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जनरली जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड होते हैं, मैंने क्या बताया है, जो हमारे पास आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनका जो हमारे पास मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। वो क्या होता है भाई, हाई होता है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर, फॉर एग्जांपल NaCl का एग्जांपल लेते हैं, इनके बीच में जो आयोनिक बॉन्ड है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है भाई, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये जल्दी से टूटता नहीं है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और जो एनर्जी है किसकी फॉर्म में देते हैं हम, हीट की फॉर्म में देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ज्यादा हीट देंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। अब सोल्यूबिलिटी, जो सोल्यूबिलिटी क्या होते हैं भाई, देखो ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। अब वाटर के अंदर सोल्यूबल क्यों होते हैं वो देख लेते हैं। देखो भाई, जो हमारे पास वाटर होता है ना वो पोलर नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है भाई, पोलर नेचर, यानी उसके दो पोल हैं, पॉजिटिव इंड और नेगेटिव इंड। देखो कैसे बता रहे हैं, जो हमारे पास वाटर होता है वो कैसा नेचर का होता है भाई, पोलर नेचर का होता है। कैसे, मान लिया इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये हमारे पास H2O का स्ट्रक्चर होता है बैंड शेप। ये हमारे पास लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर बचे हुए हैं, यहाँ पर ये बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, देखो भाई, जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर भी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। देखो दो पोल क्रिएट हो गए ना। इसलिए जो हमारे पास वाटर होता है वो पोलर नेचर का होता है। और हमारे पास एक रूल क्या होता है, हमारे पास एक रूल होता है, लाइक डिजोल्व लाइक रूल। लाइक डिजोल्व लाइक रूल, लाइक टू जो लाइक रूल क्या कहता है कि जैसा हमारा कंपाउंड का या एलिमेंट का नेचर होगा वो उसी कंपाउंड के या इसी सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होगा। तो देखो भाई, जितने भी हमारे पास जैसे अल्कोहल्स हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये इनके अंदर डिजोल्व नहीं होंगे। तो ये हमारे पास सिंपली वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे, लेकिन इनसोल्यूबल होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्यों होंगे इनसोल्यूबल,
क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं भाई, उनके ऊपर कोई भी चार्ज होता ही नहीं, क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं, उनके ऊपर कोई भी चार्ज होता नहीं है। अब देखो कंडक्शन और ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन देख लेते हैं। नॉर्मली जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ध्यान देना, वो सारे सॉलिड फॉर्म के अंदर इंसुलेटर होते हैं। लेकिन मोल्टन स्टेट के अंदर क्या होते हैं भाई, मोल्टन स्टेट के अंदर क्या आ जाते हैं, वो उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास NaCl है भाई, NaCl का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया मेरे पास कोई भी एक बीकर है और इसके अंदर मैंने क्या ले रखा है, NaCl ले रखा है, और ये जो NaCl है ना, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर ले रखा है। किसके अंदर ले रखा है, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर ले रखा है। तो जब हम इसके अंदर से करंट पास करेंगे ना, जब इसके अंदर से करंट पास करेंगे तो करंट पास नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड फॉर्म के अंदर NaCl के अंदर क्या नहीं होते, फ्री आयंस नहीं होते भाई, फ्री आयंस नहीं होते। ठीक है, तो इसका रीजन यही है, जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म के अंदर इंसुलेटर होते हैं, उनके अंदर से करंट पास नहीं होता। किस लिए, क्योंकि उनके अंदर जो फ्री आयंस होते हैं भाई वो अब्सेंट होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इनको मोल्टन स्टेट के अंदर ले जाएंगे, फॉर एग्जांपल NaCl है, ये NaCl ले लिया और ये किस फॉर्म में लिया है भाई, मोल्टन NaCl लिया है, यानी ये हमने पिघला दिया है। ठीक है, इसको गर्म करके पिघला दिया है। तो जब हम इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब जब हमने इसको हीट की थी, जो NaCl का जो बॉन्ड था ये टूट गया। अब हमारे पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये आयंस आ गए, इनकी वजह से इसके अंदर करंट आ जाएगा। ठीक है, तो देखो भी ये लिख रखा, जो मोल्टन स्टेट के अंदर है, जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो भाई नेक्स्ट, हमारे पास है ओकरेंस ऑफ मेटल। मेटल की क्या ओकरेंस है, यानी अबेंडेंस कितनी है। देखो, यानी अर्थ के अंदर मेटल कितनी अमाउंट्स के अंदर प्रेजेंट है, वो देख लेते हैं। अर्थ क्रिस्ट इज ए मेजर सोर्स ऑफ मेटल, जो हमारी अर्थ है उसके अंदर बहुत सारे मेटल्स प्रेजेंट है। ठीक है, सी वाटर आल्सो कंटेन सम सोल्यूबल साल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। जो हमारे पास समुद्र का पानी होता है उसके अंदर भी बहुत सारे मेटल साल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, जैसे हमारे पास NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड, और कौन सा हो गया भाई, जैसे हमारे पास MgCl2 हो गया, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ये कहने का मतलब बहुत सारे मेटल होते हैं हमारे पास, वो काफी अबेंडेंस मेटल होते हैं जो कि अर्थ क्रिस्ट के अंदर पाए जाते हैं। अब देखो भाई, जितने भी हमारे पास मेटल होते हैं, जितने भी हमारे पास मेटल या फिर नॉन मेटल लगा लो, ये सारे अर्थ के अंदर काम अर्थ के अंदर होते हैं, हमें पता है अर्थ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये सारे जो अर्थ के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, ये फ्री फॉर्म के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, ये फ्री फॉर्म के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये किसी ना किसी के साथ जुड़े मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम है, वो सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये किसी ना किसी के साथ रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, इसलिए हम इनको धरती से निकालने के बाद, हम इनको अर्थ क्रिस्ट से निकालने के बाद इनको प्योर फॉर्म के अंदर लाते हैं भाई। बहुत सारी जो हमारे पास मेथड्स होते हैं जिससे हम इनको रिफाइन करते हैं, जो प्योर फॉर्म के अंदर इन्हें लाते हैं। तो जिनको उस मेटल को, जब जो मेटल मैंने क्या बताया अभी, जो मेटल अर्थ क्रिस्ट के अंदर पाया जाता है ना, उसको क्रूड मेटल बोला जाता है। उसको कैसा मेटल बोला जाता है बताओ, क्रूड मेटल। यानी ये मेटल हमारे पास प्योर नहीं है, ये हमारे पास कैसा भाई, इनप्योर मेटल है। और जो हमारे पास इम्प्योर मेटल होगा उसको प्योर बनाने के लिए बहुत सारी प्रोसेस का यूज किया जाता है। ठीक है, और उसी को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल किसे बोलते हैं, जो हमारे पास अर्थ क्रिस्ट के अंदर जो क्रूड मेटल प्रेजेंट होती है उसको प्योर फॉर्म के अंदर बदलते हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बताओ, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। देखो भाई, हमारे पास अलग अलग टाइप के मेटल्स हैं, कोई ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, कोई कम रिएक्टिव है, कोई बिल्कुल ही रिएक्टिव नहीं है। उनके लिए अलग अलग प्रोसेस है भाई, सभी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग प्रोसेस होती है। अब देखो भाई, देखो कौन कौन सी प्रोसेस होती है वो हम देख लेंगे। सबसे पहले देखो हमारे पास और, ये समझो और क्या होते हैं। देखो, जब हम किसी भी मेटल को, ध्यान से सुनना, जब हम किसी भी मेटल को अर्थ क्रिस्ट से निकालते हैं तो वो हमें क्रूड मेटल मिलती है, यानी इम्प्योर मेटल मिलती है। ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। यानी जब हम बड़े बड़े चट्टानों को बम से उड़ाकर, आपको भी पता है बड़ी बड़ी चट्टानों के अंदर बम लगाए जाते हैं जिसे माइनिंग्स बोला जाता है, वहां से क्या होता है भाई, वो बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें टूट जाती हैं, और उन चट्टानों के अंदर हमारे पास
मेटल भी प्रेजेंट होती है और इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट होती है। तो ऐसे सबस्टांस जिनके अंदर मेटल प्रेजेंट हो और इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट हो, उनको क्या कहते हैं, और बोलते हैं। ठीक है, और समझ में आया। उसके बाद देखो, अब कंडीशन आती है भी, हमारे पास तीन टाइप की मेटल प्रेजेंट होंगी उसके अंदर। कौन कौन सी? मेटल जो हाईली रिएक्टिव है, वो जो मीडियम रिएक्टिव है, और वो बिल्कुल ही कम रिएक्टिव है। जो मेटल हाईली रिएक्टिव होगी उनके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है, जिससे हमें प्योर मेटल मिल जाती है। जो मीडियम रिएक्टिव होती है उनके लिए हमारे पास दो चीजें होंगी। हमारे पास और भी दो टाइप के होते हैं, एक तो कार्बोनेट और एक होते हैं हमारे पास सल्फाइड और। हम डिपेंड करेगा कि सल्फाइड और है या कार्बोनेट और है, वो हम पता लगा लेते हैं अलग अलग मेथड से। अगर हमारे पास कार्बोनेट और प्रेजेंट है किसी भी क्रूड मेटल के अंदर, तो उसको एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है कैल्सिनेशन। क्या प्रोसेस होता है बताओ? कैल्सिनेशन। और दूसरे हमारे पास अगर सल्फाइड और प्रेजेंट हो, उसके लिए कौन सा प्रोसेस होता है? रोस्टिंग। ठीक है, ये दोनों ही प्रोसेस के अंदर क्या होता है भाई, ध्यान से सुनना। मान लिया मेरे पास ये इम्प्योर मेटल है, ये पार मेरे पास कौन सा भाई? इम्प्योर मेटल है। इसकी रिएक्शन किससे करवा दी जाती है? ये भाई ऑक्सीजन के साथ कंबशन करवाई जाती है, और ये मेटल ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। दोनों ही कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, इन दोनों के अंदर मेटल के ऑक्साइड बन जाते हैं, जिनको उसके बाद ऑक्साइड का रिडक्शन करके हमारे पास प्योर मेटल आ जाती है। अब रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन क्या होता है भाई? रिडक्शन वही तो होता है, ऑक्सीजन का दूर हो जाना, यानी ऑक्सीजन का निकलना। तो जब हम इसका रिडक्शन करवाएंगे तो ऑक्सीजन इससे दूर हो जाएगा, हमारे पास प्योर मेटल बच जाएगी। वैसे ही इसके अंदर है, हम देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहले है हमारे पास एनरिचमेंट और। एनरिचमेंट वही प्रोसेस होती है कि और से हम प्योर मेटल किस टाइप से, और से प्योर मेटल किस टाइप से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल लो इन बाय एक्टिविटी सीरीज। ऐसे मेटल जो एक्टिविटी सीरीज के अंदर सबसे नीचे प्रेजेंट है, उनको कैसे निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, ये जो नीचे वाले मेटल प्रेजेंट है ना, इनको कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे। इनके अंदर क्या करवाया जाता है? देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास जो मरकरी था, ये मरकरी किसके साथ जुड़ा हुआ है? यहाँ पे सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी ऑक्सीजन के अंदर कंबशन करेंगे तो ये ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। अब ऑक्साइड को, इसी ऑक्साइड को हीट करते हैं वापिस। देखो भाई, प्योर एच मिल गया नहीं मिल गया? अब ऑक्सीजन यहाँ से दूर हो गया, है ना। सिमिलरली मान लिया यहाँ पे हमारे पास कॉपर सल्फाइड था। अब सल्फाइड और इसके अंदर प्रेजेंट है, सल्फाइड मेटल, सल्फाइड प्रेजेंट है ना, सल्फाइड के साथ प्रेजेंट है, जो हमारी कॉपर मेटल है सल्फाइड के साथ प्रेजेंट है। उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर हीट कर देंगे, जिससे हमारी ये ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब उस ऑक्साइड का हम रिडक्शन कर देंगे। अब रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास प्योर कॉपर मेटल प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं भाई, ये थे लो रिएक्टिविटी। अब जो मिडल रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो मेटल प्रेजेंट है, जो कि बीच में प्रेजेंट है, उनको उनको दो तरीकों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक तो हमारे पास कैल्सिनेशन होता है, एक हमारे पास होता है रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में क्या होता है भाई? कैल्सिनेशन में क्या होता है? देखो, कैल्सिनेशन में देखो ये लिख रखा, the sulfide ore are converted into oxide by the heating strongly in the presence of excess air। देखो भाई, हमारे पास दो टाइप की प्रोसेस होंगी, एक तो हमारे पास होगी रोस्टिंग, और दूसरी हमारे पास कौन सी होगी भाई? कैल्सिनेशन। ठीक है, इन दोनों ही प्रोसेस में ये याद रखो कि जो हमारे पास मेटल होगी, उसको किसके अंदर कन्वर्ट करवाया जाएगा? मेटल ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करवाया जाएगा। यहाँ पर भी जो हमारे पास मेटल होगी, उसको किसके अंदर कन्वर्ट करवाया जाएगा? मेटल ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करवाया जाएगा। ठीक है, अब इनके दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? इसके अंदर जब हम मेटल को ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो एक्सेस एयर लेंगे भाई। क्या ले लेंगे? एक्सेस एयर। देखो भाई, यहाँ पर इसके अंदर क्या लेंगे? इसके अंदर लेते हैं भाई एक्सेस एयर, यानी अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। एक्सेस एयर लेंगे, यानी एक्सेस O2 की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे, तो ये मेटल ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, रोस्टिंग के अंदर क्या होता है? यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट में O2 दी जाती है, यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट में O2 दी जाती है, और इसको मेटल ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। देखो रोस्टिंग के अंदर, देखो ये रहा हमारे पास जिंक सल्फाइड है,
इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो किसके अंदर, जिंक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जिंक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। ध्यान देना, हमने कौन कौन से प्रोसेस कब लगाने हैं ये कैसे पता चलेगा, हम रोस्टिंग लगाएंगे या फिर कैल्सिनेशन लगाएंगे। इसके लिए हमारे पास ये बात है, अगर हमारे पास सल्फाइड और प्रेजेंट है तो हम रोस्टिंग लगाएंगे। अगर हमारे पास कार्बोनेट और प्रेजेंट है, देखो कार्बोनेट और है ना, ये प्रेजेंट है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे भाई, कैल्सिनेशन लगाएंगे। तो आपको पता चल गया। बाद में हम क्या कर देंगे, इसकी रिडक्शन कर देंगे तो हमारे पास प्योर मेटल आ जाएगी। तो ये प्रोसेस लिखा हुआ था भाई, ठीक है। देखो भाई, अब हम देखते हैं एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, यानी ऐसे मेटल जो कि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर सबसे ऊपर प्रेजेंट है। कौन कौन से प्रेजेंट थे, लाइक सोडियम, पोटेशियम, है ना, जिंक, ये हो गया। अब इनको कैसे करेंगे देख लेते हैं भाई। मोस्टली हम सोडियम पोटेशियम ही लेते हैं। अब आप सभी को पता है, क्या पता है भाई, जो भी हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो अर्थ के अंदर ही किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करके बैठे हुए होते हैं। मान लिया मेरे पास सोडियम है, कि क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बैठा हुआ मिलेगा, है ना, अर्थ क्रिस्ट के अंदर। तो इसको पहले अलग से निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस होती है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, कौन सी होती है भाई बताओ, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसके अंदर क्या होता है मैं बता देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई भी एक कंटेनर है, ठीक है, ये मेरे पास एक कोई भी कंटेनर है, इसके अंदर मैंने दो रोड लगा दी, एक का नाम है कैथोड, एक का नाम है एनोड। कैथोड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, एनोड के ऊपर होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी। यहाँ पर हमने क्या लगा रखी है भाई, एक बैटरी लगा रखी है। अब देखो ध्यान से, हमने क्या ले लिया, हमने ध्यान से सुनो, हमने ये एक सोल्यूशन ले लिया। और ये किस चीज का सोल्यूशन है, जो मेटल हमने एक्सट्रैक्ट करनी है ना, उस चीज का सोल्यूशन ले रखा है, ठीक है। जब हम इसके अंदर से करंट पास करेंगे तो हम सबको पता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास NaCl होगा, वो किसके अंदर टूट जाएगा भाई, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर टूट जाएगा, और इसके अंदर इंप्योरिटी भी होगी। अब देखो, मान लिया जिस रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, वहां पर क्या चिपक जाएगा, यहाँ पर सोडियम आकर चिपक जाएगा, और जिसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वहां पर क्लोरीन आकर चिपक जाएगा इन रोड के ऊपर। क्योंकि हम सबको पता है कि अपोजिट चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अगर रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये सोडियम पॉजिटिव वहां पर आकर अट्रैक्ट हो जाएगा। और हम सबको पता है जो हमारे पास इंप्योरिटी होती है उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, लाइक सैंड हो सकता है, वो हमारे पास नीचे इकट्ठी हो जाएगी एनोड के नीचे, जिसको हम एनोड मड कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे इस टाइप से हम इसको एक्सट्रैक्ट करवाते हैं भाई। नेक्स्ट देखते हैं भाई, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, ये हम छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ते हैं। कोरोजन होता है, जो हमारे पास मेटल होता है ना, जो हमारे पास मेटल होता है उसकी जो, क्या होता है भाई, जो हमारे पास मेटल होता है ना वो वीक हो जाता है, मेटल हमारे पास वीक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप सभी को पता है हमारे एनवायरमेंट के अंदर बहुत सारी हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट है, लाइक NO2, SO2, और वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है, O2 भी प्रेजेंट होती है, जो हमारे मेटल की सरफेस है इन सभी के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, अपने ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर बना लेती हैं, जिसको हम मेटल ऑक्साइड कहते हैं। उसी को, और जिससे ये क्या हो जाता है, मेटल वीक हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, क्रोजन। फॉर एग्जाम्पल, क्रोजन का एग्जाम्पल बताओ, फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। हालांकि रस्टिंग एक, क्रोजन और रस्टिंग में फर्क होता है। क्रोजन क्या होता है, ध्यान से सुनना, क्रोजन के अंदर हमारे पास ऑल टाइप ऑफ मेटल आती हैं, ऑल टाइप्स ऑफ मेटल, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो हमारे पास रस्टिंग होता है उसके अंदर केवल और केवल हम आयरन की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, जब हमारे पास सिल्वर होता है ना, जो सिल्वर होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, वो सिल्वर ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ जो भी हमारे पास सिल्वर की ज्वेलरीज होती है वो कुछ टाइम बाद ब्लैक कलर की हो जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे एनवायरमेंट के अंदर ये वाटर वेपर O2 हार्मफुल गैसेस है, उनके साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेता है। जो ऑक्साइड की लेयर ये ब्लैक ब्लैक कलर का हो जाता है, इसलिए ही ये इसको वीक बना देता है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, मान लिया कॉपर है, तो ये कॉपर ऑक्साइड बना देता है, कुछ टाइम बाद कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, ये ग्रीनिश कलर का होता है, ठीक है। ये किस कलर का होता है भाई, ग्रीनिश कलर का होता है। तो जिससे हमें पता लग जाता है कि ये इसका ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई है, और जो हमारा मेटल है वो वीक हो गया है पहले से।
अरे कोरोजन की डेफिनेशन पता है क्या होगी? जो हमारे पास मेटल होता है ना वो वीक हो जाता है ड्यू टू एनवायरमेंटल इफेक्ट। ठीक है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था। अब कोरोजन की प्रिवेंशन क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं? कोरोजन कोरोजन के देखो, द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, हम पेंट कर सकते हैं, हम ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले इन्होंने क्या बता रखा है, मान लिया मेरे पास कोई भी एक ये किसी भी मेटल की प्लेट है, ये क्या है भाई, किसी भी मेटल की मेरे पास प्लेट है, किसी भी मेटल की प्लेट है, इसके चारों ओर हम क्या कर देंगे भाई, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर क्या कर देंगे, एक पेंट की क्या कर देंगे, एक लेयर चढ़ा देंगे, जिससे ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट के अंदर नहीं रहेगी। अगर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट के अंदर नहीं रहेगी ये, तो क्या हो जाएगा बताओ? अगर ये हमारे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट के अंदर नहीं रहेगी तो इस पर क्या नहीं लगेगा, ये जंग नहीं लगेगा, यानी ये रस्ट नहीं होगी, खराब नहीं होगी। हम पेंट भी कर सकते हैं, ऑयलिंग भी कर सकते हैं ऊपर। और गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, हाँ, ध्यान से सुनना। मान लिया मेरे पास कोई भी एक ये आयरन की प्लेट है, मेरे पास आयरन की प्लेट है, इसके चारों तरफ एक हाईली रिएक्टिव मेटल की, जो भी हमारे पास आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उसकी कोटिंग कर देते हैं, फॉर एग्जांपल जिंक। ठीक है, इसके चारों ओर जिंक की कोटिंग कर देंगे, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा भाई, ये इसको एनवायरमेंटल इफेक्ट से बचाएगी और इसके ऊपर रस्ट नहीं लगेगा। इसको हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लेसन था, बाकी इस लेसन में कुछ नहीं है भाई। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई इस लेसन के। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक रीडिंग कंप्लीट हो गई है, ये हमारे पास लेसन थर्ड था। तब तक के लिए थैंक यू।